हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हम लोग जो हैं हमने लास्ट पोर्शन एसटीडीज में बैक्टीरियल एसटीडी कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे वायरल एसटीडीज और क्लेमाइडियासिस, ये दो चीजें हमारी टोटल बाकी रहती हैं दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीशन के ऊपर आने वाले हैं, क्योंकि अब हमारा सिर्फ इनफर्टिलिटी वाला पोर्शन बाकी रहेगा जिसमें हम लोग ARTs पढ़ेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स एंड एवरीथिंग एल्स। तो अब पहले हम लोग एसटीडीज कंप्लीट करते हैं। वायरल एसटीडीज की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। तब वायरल एसटीडीज बैक्टीरियल एसटीडीज से डिफरेंट होंगी कंपैरेटिवली, क्योंकि ये वायरसेस के द्वारा कॉज्ड होंगी। और जब भी कोई डिजीज वायरल डिजीज होती है तब शायद मान लो कि उसके एक तरीके से इन्फेक्शन के क्रॉनिक होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वो कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर नहीं रह रहे हैं, इनफैक्ट वो सेल के अंदर रह के सेल की मशीनरी का इस्तेमाल करके सेल्स के नॉर्मल फंक्शनिंग को इम्पेयर करके ग्रो हो रहे हैं। तो समवेयर वी आर ऑलवेज एबल टू से दिस दैट वायरल इन्फेक्शंस आर गोइंग टू बी कंपैरेटिवली मोर डेंजरस, कंपैरेटिवली मोर क्रॉनिक व्हेन कंपेयर्ड टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, तब वायरल एसटीडीज में कौन कौन से एग्जांपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एड्स। ठीक है, हालांकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हाउएवर मैंने उसके ऑलरेडी पहले सेशंस बनाए थे लास्ट ईयर, वो भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं मेरे ही चैनल के ऊपर। तो एड्स, लेकिन आगे मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जब दोबारा पढ़ाऊंगी आप लोगों को तब फिर से पढ़ाऊंगी ज्यादा डिटेल में। अभी हम लोग कितना पढ़ते हैं, जितना हमारा एनसीईआरटी के रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जानना सही होना चाहिए। ठीक है, तब एड्स जो डिजीज है इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड मतलब कि गेन किया हुआ है। ठीक है, इम्यूनो इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में है, डेफिशिएंसी इस गेन किए हुए इन्फेक्शन में इंसान की इम्यूनिटी कम हो गई है, डेफिशिएंट हो गई है। सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एड्स एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर डिजीज में इंसान की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और अगर किसी इंसान की इम्यूनिटी वीक हो गई है तो ऑटोमेटिकली वो मल्टीपल इन्फेक्शंस के द्वारा डिजीज होने की ससेप्टेबिलिटी बढ़ा चुका है इंडिविजुअल। ठीक है, उसको बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। ऐसा हर कोई बैक्टीरिया वायरस जो आसपास के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो बढ़िया उस पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ईस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है उन लोगों को, कैंडिडा इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं उन लोगों को। तो एड्स जैसे डिजीज में बहुत सारे और चीज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, अब देखते हैं। दिस पर्टिकुलर डिजीज इज कॉज्ड बाय HIV वायरस दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और इस पर्टिकुलर डिजीज में सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं। शुरुआत में आते हैं सिम्टम्स जो है वो कंटिन्यूअस फीवर, लिथार्जी, थकावट। ठीक है, वेट लॉस हो जाएगा इंडिविजुअल का, नोजिया, घबराहट, हेडेक, सर दर्द, रैशेस, पूरी बॉडी में रैशेस की प्रेजेंस, फेरेंजाइटिस, गला खराब होना, एटसेट्रा। मल्टीपल थिंग्स कैन कम इनटू पिक्चर। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। ये तो जनरल इसके सिम्टम्स आए, लेकिन अब देखते हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ इम्यूनिटी, यहां से पढ़ो, द बॉडी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। मतलब कि उस इंसान को तो कोई भी और इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, द डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड बाय हाउ, किसी को एड्स हुआ है ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो इंसान एंटीजन टेस्ट कराएगा पहले तो, जिसको हम बोल रहे हैं एलाइजा। ठीक है, एलाइजा। ठीक है, और इसके अलावा ये एक सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये एक सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसके अलावा कंफर्मेटरी टेस्ट जो इंसान कराएगा वो होगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जिसको हम लोग RT-PCR भी बोलते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, या तो फिर हम इसको RT-PCR भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे सामने आएंगी। अब अगर किसी भी इंसान को एड्स हो जाता है, अगर डिजीज एड्स हो जाती है, HIV इन्फेक्शन उसके अंदर आ गया, तो क्या उसको पहले दूसरे दिन ही मालूम पड़ जाएगा? ऐसा नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में इंसान को जो है डिजीज के सिम्टम्स आने में बहुत लंबा टाइम लगता है। कई बार वो डिपेंड करता है बेसिकली उसके इम्यूनिटी लेवल के ऊपर। जैसे कि अगर वो इंसान की इम्यूनिटी पहले से ही वीक है और उसको HIV इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको सिम्टम्स कुछ एक महीने में आ सकते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल। ठीक है,
लेकिन अगर उस इंसान की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है और उसको HIV इन्फेक्शन हो गया है, तो ये करीबन कुछ एक साल भी ले सकता है अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करने में, जो कि 10 साल भी हो सकता है। मतलब कि HIV इन्फेक्शन आज हुआ से 10 साल बाद इंसान को सिम्टम्स आना स्टार्ट हुए। ठीक है, तो दिस कैन बी अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ इंक्यूबेशन, ये बहुत लंबा पीरियड है। ठीक है, ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से किस पे, उसका ऑलरेडी प्रेजेंट इम्यूनिटी लेवल क्या है। ठीक है, उसकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट टी हेल्पर सेल काउंट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सिम्टम कब आएंगे। क्योंकि एड्स के सिम्टम आना चालू कब होते हैं पता है, जब हमारी बॉडी के एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ WBC, जिनको हम लोग बोलते हैं टी हेल्पर सेल्स या TH सेल्स, ठीक है, इनका काउंट रिड्यूस हो जाए 200 पर mm³ से, मतलब कि ये हो जाए लेस देन 200 पर mm³, ठीक है, ऑफ ब्लड। जब ये इतने कम हो जाते हैं तब सिम्टम्स आना चालू होते हैं, तब एड्स के सिम्टम्स आना चालू होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो किसी इंसान में टी हेल्पर सेल पहले से ही कम थे तो वो जल्दी कम हो जाएंगे। किसी इंसान में टी हेल्पर सेल बहुत ज्यादा थे, नॉर्मल थे मतलब, ठीक है, तो वो धीरे धीरे कम होंगे। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको सिम्टम्स कब आना चालू होंगे। एड्स एक ऐसी डिजीज है जिसका अभी तक हमारे सामने कोई भी क्योर नहीं बन के आया। ठीक है, क्योंकि वो डिजीज के अंदर बेसिकली सिम्टम्स ही क्योंकि इतना लेट अपीयर होते हैं कि 200 पर mm³ से भी कम हो गया टी हेल्पर सेल का काउंट, तब जाके सिम्टम आना चालू हुए। तब इस पर्टिकुलर स्टेज पर रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि रिवर्सल बहुत मुश्किल है, इंसान को बचाना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एड्स HIV के लिए वैक्सीन बनने की जो है अभी रिसर्च चली रही है, अभी भी इफेक्टिवनेस उसके अंदर हमारे सामने नहीं आया। ठीक है, लेकिन इंसान का जीवन काल जो है एड्स होने के बाद से लेके और डेथ का टाइम, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। मान लो कि किसी इंसान को एड्स होने के बाद में 1-2 साल में ही मरने वाला था, तो वो इंक्रीज करके 5 साल कर दिया सकता है। ये इतना पॉसिबल हो सकता है मेडिसिन देने से। ठीक है, कौन से मेडिसिन देते हैं? वो मेडिसिन देते हैं जो कि वायरस के अब रेप्लिकेशन को रोक सके। कि भाई तुमने ठीक है कितने भी टी हेल्पर सेल तुमने कम कर दिए, ओके, पर अब उन टी हेल्पर सेल को और कम मत करो। तो हम क्या कर देंगे, हम वायरस के रेप्लिकेशन को इम्पेयर कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। तब जो ऑलरेडी इम्यून अटैक उसके ऊपर दूसरे दूसरे एंटीजन अटैक कर रहे हैं, पैथोजन अटैक कर रहे हैं, वो तो होंगे, लेकिन HIV वायरस के फर्दर रेप्लिकेट होने से हम उस इंसान को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये अचीव करते हैं हम लोग एक मेडिसिन से जिसका नाम है एजिडोथाइमिडीन, जिसको AZT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AZT। ठीक है, इसी का नाम जिडोवुडीन भी है। ओके, ये एक प्रकार की ऐसी मेडिसिन है जो कि फर्दर और रेप्लिकेट नहीं करने देती वायरस को। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेडिसिन विच इज जस्ट गिवन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द वायरल STDs में एड्स। इतना ही समझना था, इसके बहुत डिटेल पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस वगैरह सब पढ़ते हैं। और अगर आप चाहो तो मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, जब मैं बोर्ड और मार्कर से पढ़ाती थी, तब मैंने उसमें HIV वायरस का पूरा स्ट्रक्चर बना के एक एक सिम्टम को डिस्क्राइब करा हुआ है। यू ऑल कैन गो एंड वॉच दैट लेक्चर ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेपेटाइटिस बी। ये कैसे डिजीज है? ये कॉज होती है हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा। हेपेटाइटिस वायरस और भी टाइप का होता है, ए, ठीक है, फिर डी, ABD, है ना, ई, ठीक है, इतने टाइप के हेपेटाइटिस वायरस हो सकते हैं, लेकिन हम भी बात कर रहे हैं टाइप बी वायरस के। ठीक है, ABCDE। ओके, एक मिनट, हाँ, चलो इन सबको नहीं लिख के हम सिर्फ बी वायरस की डिस्कशन करते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है ना, ये भी आ सकता है बॉडी में बाय कंटामिनेटेड सिरिंज एंड कंटामिनेटेड नीडल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये मैंने लास्ट क्लास में बता रखा था। एड्स भी आ सकता है ऐसा। ठीक है, एड्स सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता। एड्स जो है वो कंटामिनेटेड सिरिंज हो जाए, या ड्रग एडिक्ट लोग जो हैं वो एक ही सिरिंज से सारे लोग जो है अपनी बॉडी में ड्रग इंसर्ट कर लेते हैं। उसमें कौन एक्चुअल में मान लो इंट्रावेनस लेते हैं वो भी। ठीक है, ब्लड तो कांटेक्ट में आता होगा, अब वो ब्लड कंटेनिंग सिरिंज जो है वो दूसरे इंसान ने उसी से ड्रग ले लिया। तब ऐसे केस में जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो बहुत प्रोन होते हैं ऐसे इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, और हम बोलते हैं जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं वो भी, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते समय ब्लड कौन सा सोर्स का ले रहे हैं ये नहीं जानते। ठीक है, इस पर्टिकुलर केसेस में
चांसेस रिस्क के बहुत होते हैं, ठीक है। चलो अब हेपेटाइटिस बी देखते हैं, ये कैसा वायरस है। ये वायरस बेसिकली जब बॉडी में आता है ना, तो हेपार का मतलब होता है लिवर। हेपार का क्या मतलब होता है? लिवर। तो ये वायरस बॉडी के किस ऑर्गन में जाके प्रोलिफरेट करता है? लिवर में। लिवर का खराब कर देता है ये पूरा मामला। और लिवर जो है हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि घर की मुर्गी दाल बराबर है एक तरीके से, ठीक है। और लिवर के ऊपर हमने मैक्सिमम काम थोपे हुए हैं बॉडी के, इंक्लूडिंग वी कैन से डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वट एवर वी आर ईटिंग, मेकिंग द यूरिया, ठीक है। देन वी कैन से और क्या काम करता है लिवर? स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ओके। ग्लाइकोजन फिर फैट स्टोरेज, और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी है वो, ठीक है। लिवर हमारे को बाइल बना के भी दे रहा है, और भी पता नहीं क्या क्या बेचारा लिवर, ठीक है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, लिवर को कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं बोलता है। जैसे आपसे बात होती है कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो टीन एज के ग्रुप वाले बच्चे फटाक से बोलते हैं दिल ठीक है। और थोड़ा सा एडल्टहुड के ऊपर वाले बच्चे फटाक से बोलते हैं दिमाग। और इस 2020 ने हमारा विचारधारा ही बदल दिया है, और अब हम लोग बोलते हैं लंग्स, है ना। लेकिन लिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हेल्दी लिवर ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, मरून रेड पिंक। और जिस लिवर के अंदर फाइब्रस डिपोजिशन चालू हो जाती है, वायरस अगर है, वायरस अगर है तो लिवर के सेल्स इन्फेक्टेड हैं। इन्फेक्टेड लिवर सेल्स के ऊपर इम्यून अटैक होगा। WBCs उन लिवर सेल्स में फाइब्रस डिपोजिशन कराना चालू कर देंगे खा खा के, ठीक है। और इस कारण से लिवर हो जाएगा सिरहोटिक लिवर, सिरहोसिस हो गया। लिवर के काफी पोर्शन का डैमेज हो चुका है सिरहोटिक लिवर में। और वायरस जब भी किसी भी बॉडी के सेल में रहता है ना, तब वायरस क्या चाहता है कि मैं क्योंकि इस सेल में हूं, मान लो अपन इसको वायरस बोल देते हैं, मैं एक एक वायरस बना दूं, ठीक है, ऐसे रफ सा मान लो कि ये वायरस है, ठीक है। तो वायरस अगर इस सेल में है तो वायरस मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहता है अपनी। तो वायरस क्या बोलेगा सेल को कि तू भी डिवाइड कर, तो वायरस सेल की भी ग्रोथ अटेन करवाएगा, करो करो सब डिवाइड करो, ठीक है। अब कैसे भी डिवाइड करो, अब वो ये नहीं बोलेगा कि डिवाइड ढंग से करो, वो क्या बोलेगा डिवाइड करते रहो, मेरे को तुम्हारे अंदर बनना है। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सेल के पास ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं वायरस के कारण से कि एबरेंटली डिवाइड करो, एबनॉर्मली डिवाइड करो। जब सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड करना चालू करते हैं तो हम डिजीज को क्या बोलते हैं? कैंसर, ठीक है। तो इस कारण से लिवर सिरहोसिस के बाद में भी लिवर इन्फेक्शन जो है वो लिवर कैंसर में टर्न हो सकता है। ये होती है डिजीज हेपेटाइटिस बी वायरस। लिवर कैंसर के और लिवर सिरहोसिस के और फाइब्रोसिस के, इन सबके सिम्टम में डैमेज किसका हो रहा है? लिवर का। और जब लिवर का डैमेज हो रहा है तो बाइल जूस जो है ना वो ब्लड वेसल्स में आ सकता है। लिवर के पोर्शन जो डैमेज हो गए उससे बाइल जूस जो बन रहा था लिवर में वो ब्लड में आ सकता है। ब्लड में आ गया तो पूरी बॉडी में फैलेगा, इसीलिए जॉन्डिस एक सिम्टम प्रोमिनेंट होता है लिवर डैमेज का, ठीक है। तो जॉन्डिस जो होता है ना काफी खतरनाक तरीके से लिखा हुआ रहता है। जॉन्डिस इज अ डिजीज गिवन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक। जॉन्डिस इज नॉट अ डिजीज, जॉन्डिस कोई डिजीज नहीं होती है। जॉन्डिस इज एक्चुअली अ सिम्टम ऑफ लिवर डिजीज। जॉन्डिस क्या होता है? लिवर डिजीज का सिम्टम है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सबको समझ आ गया होगा। चलो देखो, द कॉजेटिव वायरस इज हेपेटाइटिस बी वायरस, समझ आ गया। सिम्टम में थका हुआ रहेगा इंसान क्योंकि लिवर पे बहुत कारोबार था, हमने लिवर को ही खराब कर दिया, ठीक है। तो ग्लूकोज प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा हम लोग को, है ना। जॉन्डिस भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, रैशेस भी हो सकते हैं, पेन भी हो सकता है, तो इट कैन कॉज मेनी सिम्टम्स, ठीक है। तो अब देखते हैं लेटर स्टेज पर देर इज लिवर सिरहोसिस एंड लिवर कैंसर। तो हेपेटाइटिस बी शायद पूरा क्लियर हो चुका है सभी लोगों को। हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। ये अटैक के सेल को करता है, बॉडी के लिवर सेल्स को करता है। लिवर में क्या क्या कॉज करवा सकता है? लिवर फाइब्रोसिस, लिवर सिरहोसिस एंड लिवर कैंसर, which may ultimately lead to the death of individual. Hepatitis B is not a curable disease, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मतलब कि एट क्रॉनिक स्टेज, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड वायरल डिजीज, इसका नाम होता है जेनाइटल हर्प्स। हालांकि मैं आपको इसमें दो डिफरेंट टाइप के हर्प्स डिजीज को बताने वाली हूँ, ठीक है। तो हर्प्स को काफी लोग मिस प्रोनाउंस करके हर्पीज हर्पीज बोलते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन वो एसेंट डिफरेंट है, हमें इसको बोलना है हर्ब्स, ठीक है। हर्ब्स में दो टाइप की पढ़ा रही हूं मैं आपको। एक हो जाएगा हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस 1 के द्वारा कॉज किया हुआ डिजीज, एक होगा हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस 2 के द्वारा कॉज्ड डिजीज।
ठीक है। हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस 1 के द्वारा कॉज्ड डिजीज को हम लोग बोलते हैं कोल्ड सोर्स, और हर्प्स सिंप्लेक्स 2 के द्वारा कॉज डिजीज को हम लोग बोलते हैं जेनाइटल हर्प्स। ठीक है, तब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है जेनाइटल हर्प्स कॉजेटिव एजेंट इज, तो उस ऑप्शन में अगर HSV1 भी लिखा है और HSV2 भी लिखा है तो हम लोगों को HSV2 इसका आंसर लगा के आना होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस डिजीज में क्या होता है। इस डिजीज में बेसिकली रेड कलर के वेसिकल या तो फिर पस से भरे हुए अल्सर या ब्लिस्टर बनते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, दे आर ब्लिस्टर्स, ठीक है, विच कैन बी वेसिकल, वेसिकल का मतलब होता है वाटर से भरे हुए, ठीक है, और पस्ट्यूल मतलब कि पस से भरा हुआ वेसिकल, और एरिथमेटोसिस मतलब कि ब्लड से भरा हुआ वेसिकल। ठीक है, ऐसे वेसिकल्स बन सकते हैं और ये होता है हर्प्स डिजीज। ठीक है, इसमें देखो इन दिस डिजीज देयर आर वेसिक्यूलो मतलब कि वेसिकल, पस्चुलर मतलब कि पस्चूल लेजन्स, जो कि बाद में रेड कलर के अल्सर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एरिथमा का मतलब होता है रेड। ठीक है, ये कहाँ हो सकते हैं, या तो ये जेनाइटल एरिया में हो सकते हैं या तो ये नियर लिप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो HSV1 वाला है ना, ये नियर लिप्स होता है, माउथ के नजदीक, और HSV2 वाला जो है ये होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, चलो सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स होंगे पेनफुल ब्लिस्टर्स। क्या होंगे, पेनफुल ब्लिस्टर्स। ठीक है, अब वायरल डिजीज के जनरल सिम्टम तो सारे आ जाएंगे, जैसे कि बुखार आता है, हर वायरल डिजीज में आता है, हेडेक हो सकता है, पेन, हर वायरल डिजीज में बॉडी पेन भी हो सकता है, पर यहां पर जो पेन की बात हो रही है वो है पेनफुल अल्सर। ठीक है, पेनफुल अल्सर। ठीक है, वेजाइनल और यूरिथ्रल डिस्चार्ज हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स हो सकती है, ये सब चीजें इसमें हो सकती हैं। इसको फोटोग्राफ देख लो। हर्ब्स, अगर जेनाइटल हर्ब्स है तो जेनाइटल एरियाज अफेक्टेड होंगे और इस प्रकार के वेसिकुलो पस्ट्यूल्स बनेंगे जो कि बाद में एरिथमेटोसिस रेड कलर के हो जाएंगे। इसमें कॉजेटिव एजेंट हो जाएगा HSV2। ठीक है, हर्ब्स लेबियल है अगर तो उसको हम लोग कोल्ड सोर बोलते हैं। लेबिया का मतलब होता है लिप्स। ठीक है, और इसीलिए हम देख रहे हैं ये लिप्स के नजदीक हो रहा है, और इसको बोलते हैं HSV1 द्वारा कॉज्ड डिजीज हर्ब्स। और एक होती है हर्ब्स जोस्टर, जो कि बॉडी के ट्रंक को अफेक्ट करता है। ठीक है, ट्रंक को, ट्रंक में वो आगे का पोर्शन भी हो सकता है थोरैक्स का, और पीछे पीठ वाला एरिया भी हो सकता है जहां पर हर्ब्स जोस्टर हो सकता है। तो हर्ब्स और भी प्रकार के होते हैं, मतलब हमने सिर्फ 2 देखे हैं, 1 और 2, पर हर्ब्स जोस्टर भी हो सकता है। 7-8 स्ट्रेन्स ऑफ हर्ब्स होती हैं इनफैक्ट। ठीक है, टाइप्स। दिस इज ऑल, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं जेनाइटल वॉर्ड्स। ये तीनों जो हमने पढ़ी, बाय द वे मैं बताना भूल गई, हाँ, HIV एड्स, ठीक है, पहली पढ़ी हमने, हेपेटाइटिस B दूसरी पढ़ी, और हर्ब्स तीसरी पढ़ी। ये तीनों डिजीजेस थी नॉट क्योरेबल कंप्लीटली, इनका कंप्लीट क्योर हमारे सामने अभी भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे सामने जेनाइटल वॉर्ड्स। वॉर्ड का मतलब क्या होता है, जब सभी लोगों ने देखा होगा वॉर्ट, जनरलाइज तौर पे जो वॉर्ड होता है तो उसको हिंदी भाषा में बोलते हैं मस हो जाना। ठीक है, और मस्से भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मस्से का मतलब होता है वॉर्ट। ठीक है, तो यहां देखोगे तो तुम लोगों को क्या दिख रहा है, ये कुछ मस्से टाइप का, मतलब कि एक अलग ही प्रकार का स्किन का इरप्शन नजर आ रहा है। लेकिन जेनाइटल वॉर्ट कैसा नजर आ रहा है, गुच्छे में हो रहे हैं ये एक सिंगल नहीं है, ये बहुत सारे हम बोलेंगे वॉर्ड्स इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, ये भी एक वायरल डिजीज है एंड इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कौन सा वायरस है, पैपिलोमा वायरस। ठीक है, तो ये हो जाता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसमें क्या होता है डिजीज में, इसमें हार्ड आउटग्रोथ डेवलप होती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया और पेरी एनाल एरिया पे, मतलब कि जेनिटल एरिया पे तो हो ही रही है और एनस के आसपास में भी हो सकती है, पेरी एनाल एरिया। ठीक है, इसमें इन विमेन इन्फेक्शन जो है वो वेजाइना या सर्विक्स में भी हो सकता है। इसका मतलब कि वेजाइनल कैनाल के अंदर इस प्रकार के वॉर्ट हो जाना, सर्विक्स के अंदर इस प्रकार के वॉर्ट हो जाना, जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होगी, ऑफ कोर्स सी बात है। ठीक है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन भी इंसान को फील होगा। ठीक है,
इट स्प्रेड्स थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द कैरियर ऑफ द वायरस। जिस व्यक्ति को ऑलरेडी जेनिटल वॉर्ड्स हैं उसके कारण ही डिजीज स्प्रेड होती है। ठीक है, इसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट पॉसिबल है? जैसे जनरल वॉर्ड का ट्रीटमेंट होता है वहां पर क्रायो सर्जरी के थ्रू, ठीक है, क्रायो सर्जरी के थ्रू वॉर्ड को निकालते हैं। ठीक है, बहुत ठंडा करके और उस पर्टिकुलर बॉडी के टिश्यू को सुखा देना, ऐसे प्रकार की सर्जरी से निकालते हैं वॉर्ड्स को। ठीक है, तो वॉर्ड्स का रिमूवल हमेशा क्रायो, क्रायो का मतलब होता है ठंड। ठीक है, तो बर्फ जैसा मान लो, बर्फ से, है ना, बर्फ से इसको सर्जरी से निकालते हैं। ठीक है, हेल्प ऑफ बर्फ। ओके, सो दिस इज अबाउट द जेनिटल वॉर्ड्स। वायरल डिजीज हमने कौन कौन से देखी है? एड्स, HIV वायरस। ठीक है, देन हमने देखी हमारे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होती हुई जेनिटल वॉर्ड्स। फिर हमने देखी हेपेटाइटिस B वायरस से होती हुई हेपेटाइटिस। और फिर हमने देखी एक और कौन सी बाकी थी यार? हाँ, हर्प्स जोस्टर, हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस 2। ठीक है, नाउ लास्ट हमारे सामने आती है आज, वो है क्लेमाइडिया के द्वारा कॉज्ड डिजीज। ठीक है, ये थर्ड है, लास्ट नहीं है, ये सेकंड लास्ट है, थर्ड है। ठीक है, क्लेमाइडिया बेसिकली क्या होता है? तो मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, क्लेमाइडिया होता क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन कैसा बैक्टीरिया? बैक्टीरिया लाइक अ वायरस। अब क्या समझ में आया? अब समझ में आया कि ये है तो बैक्टीरिया, लेकिन वायरस कैसे काम करते हैं? वायरस सेल के अंदर जाके काम करते हैं, वैसे ये भी ऑब्लिगेट पैरासाइट है, सेल के अंदर जाके काम करते हैं, सेल के बाहर से नहीं। ठीक है, इसीलिए ये हो गया बैक्टीरिया जो कि वायरस के जैसा है। इसीलिए ना तो मैंने इसको बैक्टीरियल डिजीज में पढ़ाया, ना मैंने इसको वायरल डिजीज में पढ़ाया, मैंने इसको अलग निकाल के इसीलिए पढ़ाया क्योंकि ये अलग प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक है, हालांकि जनरली काफी सारे लोग आपको इसको जो है पढ़ाएंगे तो वो बैक्टीरियल डिजीज के अंदर ही पढ़ा देंगे, है ना, लेकिन हमें कुछ अलग है इसीलिए अलग निकालना पड़ा इसको। क्लेमाइडिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज जिसके मेंबर्स कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट इंट्रा सेल्यूलर पैथोजन, सेल के अंदर जाके डिजीज कॉज करने वाले। ठीक है, क्लेमाइडिया। अच्छा, क्लेमाइडियासिस में होता क्या है? ठीक है, तब इस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर वही सारे नॉर्मल जो भी सिम्टम्स हमने अभी तक देखे वैसे ही सिम्टम्स यहाँ पर भी आ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल नहीं करा के सिर्फ रीड कर रही हूँ, ध्यान देना प्लीज। This is a pathogen that cause trachoma, sexually transmit and perinatal infections। मतलब कि एक बेबी में भी हो सकता है ये बर्थ के पहले। ठीक है, तो बेबी कैन ऑल्सो बी अ सफरर, बेबी कैन ऑल्सो सफर इफ मदर इज सफरिंग। ठीक है, अगर मदर को इन्फेक्शन है तो बेबी को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इट कॉजेस, क्या सिम्टम कॉज करता है? यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन, एपिडिडाइमस में इन्फ्लेमेशन, सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन, फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन, प्रोक्टाइटिस। ठीक है, ये सारे के सारे सिम्टम्स इसमें आ सकते हैं। कैसे होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसके सिम्टम आ जाते हैं अगर किसी को डिजीज हुई है तो। ट्रीटमेंट कैसे होगा? एंटीबायोटिक्स से होगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ क्या ध्यान रखना था? ध्यान ये रखना था कि अगर मदर इन्फेक्टेड है तो फीटस भी इन्फेक्ट हो सकता है क्लेमाइडियासिस से। क्लेमाइडियासिस के अंदर कॉजेटिव एजेंट का नाम होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, और ये बैक्टीरिया वायरस की तरह काम करता है, ऑब्लिगेट इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट है, दैट इज इट। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास में प्रोटोजोअल डिजीज जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस। ये ट्राइकोमोनियासिस डिजीज जो है इसका मेन सिम्टम होता है फाउल स्मेल, फाउल स्मेलिंग। ठीक है, वेजाइनल एंड पिनाइल डिस्चार्ज। ठीक है, मतलब कि अगर फीमेल में डिजीज हुई है तो बहुत ज्यादा खराब स्मेल, रॉटन एग लाइक स्मेल आएगी वेजाइनल डिस्चार्ज की, और मेल में डिजीज हुई है तो रॉटन एग लाइक स्मेल आएगी पेनाइल डिस्चार्ज की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम बताया मैंने ट्राइकोमोनियासिस का। ट्राइकोमोनियासिस कॉज किससे होता है? ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। ये होता क्या है? एक प्रकार का फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआ। क्या होता है ये? फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआ। इसमें मेल और फीमेल दोनों इन्फेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और जो मेन सिम्टम था वो मैंने बता दिया।
बाकी सिम्टम क्या है जो हमने कॉमनली पढ़े थे वही सारे, जैसे कि यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन, एपिडिडाइमिस में इन्फ्लेमेशन, प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन, पेन, बर्निंग, ठीक है, मेल के केस में, फीमेल के केस में वेजाइनाइटिस, ठीक है, डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाना, बर्निंग सेंसेशन होना, सब सिम्टम वही वही लिखे हुए हैं, बार बार अलग अलग इसलिए नहीं पढ़ने पड़ते क्योंकि हमने कॉमन सिम्टम तो पढ़ ही लिए थे, ठीक है। ये डिजीज का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से नहीं होता है, इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए एक मेडिकेशन लेते हैं जो कि होती है एंटी हेलमिंथिक, हेलमिंथ एंड एंटी प्रोटोजोल, प्रोटोजोआ के भी अगेंस्ट ये काम करती है, जिसका नाम है मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडा ऐसे करके लिख रही हूं ताकि प्रोनाउंस कर पाओ, जोल, ठीक है। इसी कैटेगरी में और मेडिसिन भी आती हैं जैसे कि टीनिडाजोल ऐसे करके, और निडाजोल, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन आ सकती हैं इस कैटेगरी के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसटीडीज। तो हमने जितने भी एसटीडीज अभी तक पढ़े हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस के द्वारा कॉज्ड हो, या वो क्लेमाइडिया के द्वारा कॉज्ड हो, जो कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होने के बावजूद भी है बैक्टीरिया, ये सारे के कॉजेटिव एजेंट हम लोग अभी फटाफट से इस टेबल से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं क्लेमाइडियासिस, कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। दूसरा गोनोरिया, कॉज्ड बाय नेजेरिया गोनोरिया। तीसरा ट्राइकोमोनियासिस, कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। चौथा जेनाइटल हर्प्स, कॉज्ड बाय हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस 1 and 2। ले यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, ठीक है, क्योंकि जेनाइटल लिखा हुआ है। फिफ्थ syphilis caused by Treponema pallidum, cancroid caused by Haemophilus ducrei, genital warts caused by human papilloma virus, hepatitis B caused by hepatitis B virus, hepatitis C caused by C virus, AIDS caused by human immunodeficiency virus, जिसमें हमने ये वाला नहीं पढ़ा है, बाकी सारे डिजीज मैंने आप लोगों को with symptoms, with the pictures, everything is covered on my end. ठीक है, so this is all about the STDs. In the next class we will study infertility, which is a very small topic and a very important one as well, और उसको हम complete करके चैप्टर को complete करने वाले हैं, ठीक है। So bye everybody, and now this chapter is completed, and please do not forget to revise and come, पूरा revise करके आना, STDs मैंने पूरा आप लोगों को आज complete करवा दिया है, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई एम टीचिंग एट माई लेवल बेस्ट, एंड प्लीज इस पर्टिकुलर लेवल बेस्ट पे जब मैं टीच कर रही हूँ तो पढ़ने में बहुत ध्यान लगाओ और अच्छे मार्क्स स्कोर करना तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। बाय एवरीवन।